हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धानिक और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 9 नंबर लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हिंदी में कहें तो पोषक तत्व प्रबंधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ ग्रोथ की, कि वृद्धि की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व वो किस लिए यूज होते हैं, हमारी वृद्धि और ग्रोथ के लिए ही तो यूज होते हैं, इसलिए हम ये डेफिनेशन देख रहे हैं। ग्रोथ इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एज अ होल और ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गन। क्या कह रहा है कि ये वृद्धि एक पौधे की संपूर्ण या किसी एक विशेष अंग की विकास क्रिया है। बता रहा है कि अगर पौधे की जो डेवलप होने की यानी जो विकसित होने की प्रक्रिया होती है वही हम वृद्धि कह सकते हैं या फिर उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। अब ये जैसे हम पूरे पौधे की बात की वैसे हम बात कर सकते हैं कि किसी एक शाखा के बारे में, कि वो जो शाखा है वो किस प्रकार से डेवलप हो रही यानी विकसित हो रही है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उसकी वृद्धि कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आते हैं, क्लाइमेट और सॉइल फैक्टर्स। ठीक है, हिंदी में इसे कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि आनुवांशिक कारकों और पर्यावरणीय कारकों यानी कि जलवायु और मिट्टी से प्रभावित होते हैं। अब जो हमारे पर्यावरणीय कारक होते हैं उनमें दो चीजें शामिल की जाती है। एक तो जलवायु में आपके टेम्परेचर आ जाएगा, विंड वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब कि हवा कितनी तेज चल रही है, कितना तापमान है, कितनी बारिश हो रही है, ये आ जाएगी। और दूसरा जो कारक आएगा वो आएगा मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, मिट्टी की संरचना कैसी है। ठीक है, इन सभी चीजों से भी प्रभावित होती है हमारी क्रॉप की वृद्धि। तो अब हम बात करते हैं आगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है क्या। जैसा कि अभी हमारे टॉपिक ये था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पोषक तत्वों का प्रबंधन। इसे देख लेते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल। देखिए, इसने बताया कि आपको कि जो खनिज पोषक तत्व होते हैं वो पौधे की वृद्धि और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर पोषक तत्व नहीं होंगे, खनिज मिनरल्स नहीं होंगे तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी और जो उनका जीवन होता है वो पूर्ण नहीं होगा। यानी कि जैसे कि बीज से जन्मे, फिर अंत में वो बीज देते हैं, दोबारा से फल देते हैं, ठीक है, फिर उससे बीज निकलते हैं, तो ये प्रक्रिया कहीं पर बाधित हो जाएगी और वहीं पर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। अब बात समझ आई। या फिर जैसे हम गेहूं देख सकते हैं, हम गेहूं बोते हैं, फिर टिलरिंग स्टेज आती है, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज, मिल्किंग स्टेज, तब हार्वेस्टिंग स्टेज आती है। तो अगर कोई डिफिशियंसी हो गई तो वो अगली स्टेज आ ही नहीं पाएगी। ये चीज समझे आप। एन एलिमेंट, अगला पॉइंट है एन एलिमेंट इज कंसीडर्स इसेंशियल इफ। बता रहा है कि हम किसी जो तत्व है उसे हम आवश्यक कब कह सकते हैं। क्या कह रहा है, कोई तत्व तभी आवश्यक माना जा सकता है जब वो इन फैक्टर्स को पूरा करता हो। अगर कोई एलिमेंट है अगर इन गुणों को धारण नहीं करता तो उसे हम आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं कहेंगे। अब वो कौन कौन से गुण हैं देख लेते हैं। द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट इट। कह रहा है कि पौधा उसके बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। अब आप समझ लीजिए कि कोई पौधा है वो अपना जीवन चक्र ही इसके बिना नहीं कर सकता, तो वो कितना ज्यादा एसेंशियल होगा, यानी कितना आवश्यक है। तो पहली चीज एसेंशियल होने के लिए क्या चाहिए कि पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने में योगदान होना चाहिए उसका। ठीक है, दूसरा है इट डिफिशियंसी कैन ओनली बी करेक्टेड बाय सप्लाइंग दैट स्पेसिफिक एलिमेंट। हम उसे कब कह सकते हैं आवश्यक, जब उस तत्व की कमी केवल उसी तत्व की आपूर्ति से ठीक की जा सके। अगर पौधे में मान लीजिए बोरॉन की कमी हो गई तो हम बोरॉन की डिफिशियंसी सिर्फ बोरॉन से ही पूरी कर सकते हैं। अगर हम किसी और तत्व से पूरा कर सकते बोरॉन की डिफिशियंसी को, कमी को पूरा कर सकते, तो बोरॉन हमारा आवश्यक या फिर इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ बोरॉन से ही इसकी डिफिशियंसी पूरी की जा सकती है, इसलिए हमारा ये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसेंशियल तत्व हैं
जो प्लांट ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व। अर्लियर रिकॉग्नाइज 16 इसेंशियल एलिमेंट, पहले से स्वीकृत 16 आवश्यक पोषक तत्व। आप कह सकते हैं भैया पोषक तत्व तो ज्यादा होते हैं, आप सिर्फ 16 बता रहे हैं। ये पहले से पता थे और कुछ बाद में जोड़े गए, तो बाद में जो जोड़े गए उन्हें भी देख लेंगे। कि पहले से जो हमें पता थे उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले में आ जाता है हमारा कार्बन, आ जाता है हाइड्रोजन, आ जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन। ठीक है, ये हमारे 16 इसेंशियल हो गए जो हमें पहले से पता थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बाद में कौन से जोड़े गए। रिसेंटली एडेड इसेंशियल एलिमेंट्स, हाल ही में जोड़े गए आवश्यक पोषक तत्व। अब हाल में कौन कौन से जोड़े गए हैं। सोडियम आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, वेनेडियम आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, सेलेनियम आ जाता है, गैलेनियम आ जाता है, एल्यूमिनियम, आयोडीन, ये जो हैं बाद में जोड़े गए। अब एक नोट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। सम ऑफ दीज न्यूली एडेड एलिमेंट्स आर इसेंशियल ओनली फॉर स्पेसिफिक प्लांट और ग्रुप। ये कह रहा है कि इनमें से जो ये नए जोड़े गए तत्व हैं ये सिर्फ किसी एक विशेष पौधे के लिए या फिर पौधे के समूह के लिए। समूह का मतलब है कि किसी विशेष प्रकार की जो जाति होती है ना, उन्हीं पौधों के लिए काम करती है। ये स्पीशीज के लिए कह सकते हैं काम करेगा ये, इसमें से कुछ, सब नहीं। अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम CO2, H2O एंड O2। देखिए, अब आप कह सकते हैं भैया ये O2 और ये O तो बिल्कुल सेम ही लिखा है, इनमें अंतर क्या है। भैया एक चीज मुझे अभी याद है, मेरा जब एक बार प्रैक्टिकल था, शायद कक्षा 11 का था, ठीक है, कोरोना काल में मेरा फर्स्ट ईयर था, कक्षा 11 यानी। तो मेरे केमिस्ट्री वाले सर ने मुझसे पूछा था कि बेटा ये जो ऑक्सीजन बनी है, ठीक है, ये जो O बना है, ठीक है, और जो ये O2 बना है, O2, अरे यार O2 मान लो ये लिखा है, इनमें अंतर क्या है। तो आप जान लीजिए ये जो है ये परमाणु है, क्या है, एटम है, और ये जो है ये अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है जो क्रियाओं में भाग लेता है, और ये डायरेक्टली क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता, ये स्वतंत्र रूप में ऐसे नहीं रह सकता। ये स्वतंत्र रूप में रहने के लिए इसे O2 के फॉर्म में रहना पड़ता है। अब बात समझे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा बता दिया, अगर आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो तो जान जाइए। अदर एलिमेंट्स आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, और अन्य पोषक तत्व जो होते हैं मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स कंटेंट कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ प्लांट, जो खनिज पोषक तत्व होते हैं पौधे के कुल शुष्क भाग का लगभग 10% होते हैं। अब शुष्क भाग क्या होता है, जैसे जो भूसा होता है, जो वेजिटेटिव वेट होता है, जो पौधे का वनस्पतिक भार होता है, ठीक है, उसका लगभग 10% आवश्यक लगते हैं हमारे खनिज पोषक तत्व। आगे एक टेबल दी गई है जिसमें हम कुछ पोषक जो तत्व होते हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं, अभी हमने ऊपर वैसे देख लिया था, लेकिन उन्हें किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट वो देखेंगे। ठीक है, ये तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ये हिंदी इधर वाले बच्चों के लिए है, तो एक एक करके देखते हैं हम साथ में। जैसे अभी हम कार्बन की बात कर लें तो कार्बन जो हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोजन जो होता है जल से H2O से एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन जो होता है एलिमेंट O2 फ्रॉम H2O, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो जल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन हो गई, अमोनियम और नाइट्राइड हो गया, और यूरिया से एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह ये आप लिस्ट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको विशेष रूप से सच बताऊं तो याद नहीं करना है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि जो इसेंशियल होते हैं, जैसे कि कार्बन पूछ लेता है, और नाइट्रोजन विशेष रूप से पूछ लेता है, और पोटेशियम पूछ लेता है, कैल्शियम पूछ लेता है,
ये पूछ लेता है, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ये 14 हैं और ये बाकी के, तो इन्हें आप पढ़ना है आपको। खैर, उसके बाद आगे बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सत्य है। क्लासिफिकेशन आपसे पूछ लिया जाता है, और लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण करते हैं वो हम बेस्ड ऑन रिलेटिव क्वांटिटी प्रेजेंट इन प्लांट्स। क्या कह रहा, पौधे में उपस्थित सापेक्ष मात्रा के आधार पर। तो पहले जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हें हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, यानी कि मुख्य पोषक तत्व या प्रधान पोषक तत्व। अब इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यानी एलिमेंट्स आते हैं, वो आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पी जो है फास्फोरस हो गया हमारा, और ये पोटेशियम आ जाता है के, ये आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व। तो इसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इन मॉडरेट क्वांटिटी, ये मध्यम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं पौधे के लिए। इसमें लिखा हुआ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनके नाम जैसे आपको दे रखे गए हैं, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरॉन और क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, वेनेडियम, गैलेनियम, और AI जो है एल्यूमिनियम है, और ये I है आयोडीन। ठीक है, ये सब हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाता है। इसमें एक सवाल बनता है हमारा, जो कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है और ऐसे भी आपसे पूछ लेता है सेमेस्टर एग्जाम्स में भी, कि जो इंडियन सॉइल है उसमें कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एब्सेंट रहता है या कम मात्रा में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर है Zn, जिंक। ये कॉम्पिटिटिव में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप। मुझे जो क्वेश्चंस याद आ जाते हैं तो वो बता देता हूँ उसी समय। रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, यानी रासायनिक प्रकृति के आधार पर। मेटल्स यानी जो मेटेलिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और नॉन मेटेलिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो देख लेते हैं, जो हमारा पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, Cu, कॉपर, कोबाल्ट, वेनेडियम होते हैं, ये मेटेलिक नेचर के होते हैं। अब मेटल की डिफिनेशन आपने कक्षा 10 में पढ़ रखी होगी कि ये जो होते हैं भंगुर नहीं होते हैं, यानी कि ये तुरंत नहीं टूट जाते। ठीक है, इनकी प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, यानी इन्हें लंबे चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। ये सब चीजें हैं। ये अगर डिफिनेशन की बात करें तो इनकी जो प्रकृति होगी वो धात्विक यानी मेटेलिक नेचर की होगी। इसी तरह नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक, इसमें हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, वो क्लोरीन और सिलिकॉन, ये आ जाते हैं हमारे। ठीक है, और अब नॉन मेटेलिक हमें पता ही है, तो ये कैसे होंगे, तनभंगुर होंगे, जल्दी टूट जाते होंगे अगर खींचेंगे। ये अधात्विक नेचर के होते हैं, वही चीज लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं कट आयंस की बात कर लेते हैं कि कट आयंस क्या होते हैं। कट आयंस को हिंदी में धनायन कहते हैं। अब धनायन वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, किसी और को दे देते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्या, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो एलिमेंट होता है उसमें या तो पूरे उसके अंतिम कोष में सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों तब वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर वो सारे त्याग दे तब वो स्थिर हो जाएगा, या फिर भरने के लिए जितनी कमी है वो कहीं से ले तब स्थिर हो जाएगा। तो जो अपने स्थिर करने के लिए लेते हैं किसी और से इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें हम कह देते हैं ऋणायन। ठीक है, लेकिन जो देते हैं उन्हें कहते हैं धनायन। वही बात है कि जो देता है उसके पास ज्यादा है तो वो धनायन, और जो ले रहा है वो ऋण है, यानी कमी है उसके पास, तो ऋणायन।
ठीक है, तो जो धनायन वाले होते हैं इसमें ये देखिए नाम लिख रखे गए हैं, अमोनियम आयन दे रखा है, पोटेशियम आयन, ये सभी नाम दे रखे गए आपको, इन सबको याद रख लीजिए। उसी तरह ऋणायन भी हैं आपके पास, ये याद रखिए। वैसे ये विशेष रूप से पूछे नहीं जाते, बस आपको डिफिनीशन लिख के चले आएंगे कि धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और वो धनायन, जो ग्रहण करते हैं वो, जो त्यागते हैं वो धनायन, जो ग्रहण करते हैं वो ऋणायन। ये आपको डिफिनेशन लिख देंगे, काम चल जाएगा आपका, और एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बेस्ड ऑन जनरल फंक्शंस, और सामान्य कार्य के आधार पर हम बात कर लें कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हैं, उन्हें किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, पहला आता है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, जो नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम, बोरॉन, एफी, यानी एफी हमारा जो होता है आयरन होता है, मैग्नीशियम हो गया, फाउंड इन स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट। ये पौधे की संरचनात्मक या चयापचयी यौगिकों में पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स, ठीक है, या फिर कोफैक्टर्स। जो अब आप लोग जानते हैं कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, और जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप याद रख लीजिए, प्लांट्स में जो एक्टिवेट करने का काम करते हैं वो कैल्शियम नहीं, ये हमारा पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीज, जिंक है, सॉरी ये जलन जिंक है, और ये Mn जो है मैग्नीज है, Cu कॉपर, Mo मोलिब्डेनम, Na सोडियम, और ये क्लोरीन। हेल्प इन एंजाइम रिएक्शंस, ये एंजाइम की क्रियाओं में सहायक होते हैं। इसी तरह जो अगला आता है हमारा, वो आता है चार्ज कैरीज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जैसे फास्फोरस, सल्फर, Fe, और हमारा मैंगनीज, Cu हमारा कॉपर, Mo मोलिब्डेनम, पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। देखिए, पौधे के उपापचय में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसमें जो दो शब्द हैं हमारा, ऑक्सीकरण और अपचयन, और रिडॉक्स शब्द आया है, इन्हें मैं समझा देता हूँ। ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, और हाइड्रोजन का हाथ से हो, मतलब निकल रही हो, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो निकल रही हो, उसकी कमी हो रही हो, तो उसे हम अपचयन कह देते हैं। और रेडॉक्स क्रिया क्या होती है कि जब दोनों ही क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दोनों ही समय पे, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, तो उसे हम रेडॉक्स क्रिया कह देंगे, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन की भी कमी हो रही हो और हाइड्रोजन की भी कमी हो रही हो, तो भी हम उसे रेडॉक्स क्रिया कह देंगे। अब बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद आता है ऑस्मोटिक रेगुलेटर्स, ठीक है, इसमें आते हैं हमारे फिर से पोटेशियम आ जाता है, सोडियम और क्लोरीन आता है। इनका काम की बात कर लें तो इनके काम है मेंटेन सेल टर्गोर एंड इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस, कोशिकाओं में जल संतुलन और विद्युतीय रासायनिक संतुलन बनाए रखते हैं ये। उसके बाद बात करते हैं बेस्ड ऑन मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है कि प्लांट में गतिशीलता के आधार पर प्लांट को बांटा गया कि मतलब किस प्रकार से फैल रहे हैं वो, ठीक है। अगर हम हाई मोबिलिटी वाले बात करें, जो तेजी से फैल जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस आता है और पोटेशियम आ जाता है, ठीक है, देखिए लिखे भी हैं। मॉडरेटली मोबाइल जो होते हैं उसमें जिंक आ जाता है हमारा, ठीक है, यानी कि धीरे से होते हैं, गतिशील होते हैं, धीरे धीरे पहुंचते हैं। धन्यवाद। आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।